हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर इंडियन सर्च चैनल। और फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे आ चुके हैं। जी हाँ गाइस, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स का एक ब्यूटीफुल सा एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बना रखा है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। अगर आप वहां से आएंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, मेरी कोशिश यहाँ पे सिर्फ आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाना नहीं है गाइस, बट की मेरी कोशिश ये है कि आप कैसे खुद ऐसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं जो जनरली आपको आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा की मैथ्स की बुक्स में मिलती हैं। वहां पर उसकी उस बुक की साइज इससे मोटी क्यों होती है? क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें गिवन होते हैं, जिससे आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपका आइडिया परफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो हम लोग भी वो कोशिश करेंगे। और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q? क्या आप उसको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, रैशनल नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है। सो गाइस, अब देखो वो लोग क्या पूछना चाह रहे हैं आपको कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो कोई नंबर ले लिया मैंने 3 अपॉन 4। ओके, सो ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं इसको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाया हूं। तो क्या ऐसे हम जीरो को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं गाइस। इसमें क्या सोचने वाली बात है? देखो 0 अपॉन 1 ये क्या है? एक रैशनल नंबर तो है, भले उसकी वैल्यू वापस से जीरो ही आने वाली है, बट उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। उनका सवाल ये था कि क्या हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। सो हमारा आंसर कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। जी हां, जीरो एक रैशनल नंबर है। ओके, सो हम क्वेश्चन से ही आंसर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होता है, तो ताकि हम प्रेजेंटेशन प्रॉपर दे सकें। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q? यस, वापस से हम लिखेंगे यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q। ओके, अब गाइस देखो यहाँ पे p अपॉन q के बाद उन्होंने कुछ पूछा है कि वे p एंड q आई मीन कुछ बताया है इंफॉर्मेशन कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। नो डाउट गाइस, देखो 0 अपॉन 1 जो है वो उसमें आपका 0 जो है वो भी इंटीजर है और 1 जो है वो भी इंटीजर है। एक्चुअली इस नंबर लाइन पे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ये एक इंटीजर है। सो यहाँ पर हम बाकायदा देख सकते हैं कि हम जीरो को रैशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। साथ साथ में सेकंड कंडीशन जो है और वो भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। और थर्ड कंडीशन उनकी है कि जो q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो आपका q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, और ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देके इसको प्रूव कर सकते हैं। सो एग्जांपल्स क्या दे सकते हैं हम? 0 अपॉन 1, 0 upon 2, 0 upon 3 and so on. We can also represent it with negative denominators. ओके, हम इसको नेगेटिव डिनोमिनेटर के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे? 0 अपॉन -1, 0 अपॉन -2 बिल्कुल कर सकते हैं गाइस, और वो भी एक रैशनल नंबर है। सो उसके भी कुछ एग्जांपल्स हम यहां दे सकते हैं। 0 अपॉन -1, 0 अपॉन -2 एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। सो गाइस, ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। और जरा देखिए कि ऐसे हम सिमिलर क्वेश्चंस और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस जीरो के बदले ना गाइस आपको बोल दिया जाए -7 यहां दे दिया जाएगा, जीरो के बदले बोलेंगे कि इज -7 रैशनल नंबर? क्या -7 एक रैशनल नंबर है? क्या आप उसको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं गाइस, किसी भी नंबर को कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम कम से कम इसको अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं। ओके, ऐसी बातें अगर आपको नहीं पता होंगी तो वो छोटी छोटी बातें आपके सामने रखकर आपको फंसा देंगे। वो ऑलरेडी आपको एक फ्रैक्शन दे देंगे 3 अपॉन 4 और पूछेंगे कि क्या ये एक रैशनल नंबर है? ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं।
कि इज 3/4 अ रैशनल नंबर। सो अगर आपको पता होगा तो आप सारी चीजों को बहुत ही ब्यूटीफुली सिंप्लीफाई कर लेंगे। और अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा जो मैंने एक्सप्लेनेशन में पार्ट में बनाया है, तो लिटरली आपके लिए हर क्वेश्चन ही बिल्कुल एक जैसा ही है, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। आपको कुछ पता ही नहीं तो आप क्या जवाब दोगे कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, कि ये है कि ये ऑलरेडी है। मगर उनको क्या, आपको बस आपके सामने एक क्वेश्चन बना के दे देना है, उसका आंसर ट्रू है फॉल्स है उससे मतलब नहीं है। क्या आप उस बात को समझते हो? क्या अगर ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ट्रू है तो क्यों ट्रू है, ऐसे आइडियाज, ये भी ट्रू और फॉल्स जैसा ही कोई चीज है। ठीक है, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं कि वहां क्या है हमारे लिए। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। वो बोल रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन के ना 3 तरीके के सॉल्यूशंस हैं। मैं जो यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा वो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव आप उसको प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। सेकंड वाला जो तरीका है वो थोड़ा सा मतलब लो क्वालिटी तरीका है, बट वो भी मैथमेटिकली 100% प्रॉपर है। और फाइनली जो थर्ड वाला है वो भी मतलब आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा लेंथी है। मगर मैं तीनों देखो आइडियाज को आपके सामने कैसे रखता हूं। वो बोल रहे हैं कि आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। सो हम स्टार्ट देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कि वी हैव 3 एंड 4। ओके, हमारे पास 3 है और 4 है। वी हैव नंबर्स भी लिख सकते थे यहाँ पर 3 एंड 4। वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। इनके बीच में हमको 6 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। सो गाइस, जब भी आपको रैशनल नंबर्स उसके बीच में जितने भी दिए गए रहेंगे ना पता करने के लिए, उससे एक ज्यादा 6 दिया गया है ना तो आपको 7 से, ठीक है। अगर बोला होता कि 5 रैशनल नंबर पता करना है तो आपको 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि आप एक प्रॉपर पैटर्न वाला आंसर लिख सको। और तरीका भी बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 7/7 इन बोथ 3 एंड 4। गाइस देखो, अगर हम 7/7 3 में या 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7/7 तो ये कट के वापस से 3 हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना कि हम इसके स्टेटस को हम इसके वैल्यूएशन को चेंज नहीं कर सकते 3 और 4 को। देखो वापस से 3 और 4 ही आ रहा है। ओके, सो वी गेट लिखेंगे, वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को? 3 मल्टीप्लाई बाय 7/7 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 7/7। और ये क्या हो जाएगा आपका 21/7 एंड 28/7। देखो 7 3 21/7, 4 7 28/7। अब देखो गाइस, हमारे पास दो ना जो 3 और 4 थे वो रैशनल नंबर्स में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए हैं। अब इनके बीच में हमको 6 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। सो गाइस, अगर हम इस डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे ना तो जैसे जैसे हम इनके आगे का नंबर लिखेंगे वो इनके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं। जैसे सो द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखो 3 एंड 4 का मतलब 21/7 और 28/7 ही है। देखो काटेंगे 7 1 7 3 3 आ गया आंसर। 7 1 7 4 आर क्या हो जाएंगे? इसके बाद से लेके क्या होगा? देखो 22/7। ये देखो 3 के बाद आएगा। ये पाई की वैल्यू भी होती है ना 3.14। आर 22/7 हो गया, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ओके, ये आपके 6 रैशनल नंबर्स हो गए 3 और 4 के बीच में। ये आपका तो प्रेजेंटेटिव आंसर है, ठीक है। अब और तरीका बताता हूं, देखो गाइस इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे या और कैसे इसका आंसर। अब 3 है और 4 है, राइट। तो इसके बीच में क्या आएगा? 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 8 9, फिर 3.11, 3.25, कुछ भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते थे गाइस। और अब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये डेसिमल हटाएंगे, पीछे से एक 0 पे लगेगा, क्योंकि आपको इतना तो मैथमेटिक्स पता होगा आप अगर क्लास 9 को देख रहे हो तो। ओके,
सबके नीचे 10 लगा देंगे और ये डेसिमल्स हटा देंगे तो काम हो जाएगा। अब जहां कट रहा होगा उसको काट देंगे भाई, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 क्योंकि 5 से डिवाइड हुआ है, और यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो फिर से आपके पास और 6 आंसर हो गए, 31/10, 16/5, 33/10, 17/5, 7/2, 18/5। मगर ये मेथड थोड़ा चीप है, मतलब इसको इतना हम प्रेजेंटेशन के रेस्पेक्टिव नहीं देख सकते, बट ये भी 100% करेक्ट आंसर है। और थर्ड वाला गाइस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मगर मैं फिर भी उसके एक दो स्टेप्स निकाल के दिखा देता हूं आपको, पूरा करने की जरूरत नहीं, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखो 3 और 4 है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2। ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट रैशनल नंबर है। ऐसे 5 और निकालने हैं आपको, ठीक है। 7/2 का मतलब होता है 3.5, 3.5 3 और 4 के तो बीच में आएगा, है ना। 7 को अगर मैं 7 रुपए को 2 रुपए से भाग दूंगा तो 3.5 रुपए आएगा, और वो 3 और 4 के बीच में आने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, हाँ, जैसे हमारा 3 and 4 था, तो आप चाहो तो 3 और इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, या फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो। देखो अभी आपका आंसर क्या आया है, इसके रिगार्डिंग देख रहा हूं मैं, 2 मेथड बता चुका हूं, फिर भी ये बहुत जरूरी है, इसको भी बता दे रहा हूं। देखो अगर आपका अब आंसर ऐसे आया है, 3 आ गया, ये इसके बीच में आने वाला है 3.5, यानी वो 7/2 है, ये 4 है, राइट, ये इसके बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसका आधा निकाल दूंगा तो वो इन दोनों के बीच में लाई करने लगेगा, लेकिन वो घुमा फिरा के 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। क्यों ये बात बोल रहा हूं मालूम है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को भी ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे ना, तो भी वो नंबर इन दोनों के बीच में तो आएगा ही आएगा, साथ साथ में वो फाइनली जो हमारा मेन आइडिया था क्वेश्चन का कि 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, और वो 3 और 4 के बीच में भी होगा। सो आपके ऊपर है, आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो या इन दोनों को 2 से डिवाइड करो, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आप अपने क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। सो आपका नेक्स्ट हो जाएगा 3 + 7/2, ओके, और इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा फाइनली। तो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है, इतना आना चाहिए। यहाँ पे 1 होता है तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6 + 7 13 अपॉन, और ये 2 एलसीएम था वो नीचे आ जाएगा तो 4, ये आपका सेकंड आ गया। ये लेकिन ये बात है कि वो यहां आएगा आपका किधर, 13/4 यहां बीच में आएगा कहीं, 13/4। अगर मैंने 4 और 7/2 को ऐड किया होता था, या करके देख लेते चलो, ठीक है, 4 + 7/2, और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 4 2 8, और 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 4। ये भी आपका एक 100% करेक्ट आंसर है, जो आपका थर्ड हो सकता था या है, ठीक है। लेकिन वो बात थी कि वो यहां लाई करता था आपका कहीं यहां 15/4। ऑलरेडी देखो हम लोग ने आपके लिए 3 आंसर्स निकाल दिए हैं इस मेथड से भी। और गाइस ऐसे ही फिर ना आप इन दोनों को ऐड करके वापस से आंसर एक निकाल सकते थे बहुत ही आसानी से। अब मैं क्या उसको और आगे तक लेके जाऊं, समझ रहे हो। सो ये आपके 3 ऐसे ही है। अगर आप चाहोगे तो इन दोनों को ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है, फिर आप इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो वो आंसर्स आपके इन्हीं के बीच में आते जाएंगे, और ऐसे आप 6 सॉल्यूशन निकाल सकते थे, और वो आपका थर्ड मेथड था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था गाइस। और अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं कि वहां क्या गिवन है आपके लिए। सो फाइनली गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. So guys हमारे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग के पास डायरेक्टली कंप्लीट नंबर्स गिवन थे, बट इस बार हमको ऑलरेडी फ्रैक्शंस में गिवन है, या यूं कहो कि रैशनल नंबर्स में गिवन है, और हमको उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में 5 और रैशनल नंबर्स पता करने हैं। ओके, सो हमारे पास क्या गिवन है, we have 3/5 and 4/5। ओके, हमारे पास 3/5 है और 4/5 है, और हमको इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। सो गाइस हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर हमको जितने भी रैशनल नंबर्स किसी भी दो नंबर्स या फ्रैक्शंस के बीच में पूछेगा, उससे एक ज्यादा, ओके, यहाँ पे 5 पूछा गया है तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और दोनों ही केसेस में। ओके, सो हम लिखेंगे यहां पर मल्टीप्लाइंग 6/6 इन 3/5 and
4/5। इन दोनों में हम 6/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा, वी गेट 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6 एंड 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6। सो ये क्या कन्वर्जन हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, सो 18/30 एंड यहां क्या मिलेगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, यानी 24/30। ओके, अब हमारा 3/5 और 4/5 कन्वर्ट हो चुका है 18/30 और 24/30 में। ओके, हम इसका स्टेटस को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू हमेशा ये रहेगी। देखो, इसको काट दूंगा तो यही बचेगा, यहां पे भी ये 4/5 ही बचने वाला है। सो द 5 रैशनल नंबर बिटवीन कितना, 3/5 एंड 4/5 क्या क्या होगा, देखो 18 है तो हमारा हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखो ये पांचों जो रैशनल नंबर्स है वो इन दोनों के बीच में लाई करने वाले हैं और ये दोनों बिल्कुल इन दोनों के बराबर ही है, यानी ये पांचों नंबर्स इन दोनों के बीच में ही लाई करने वाले हैं। अब गाइस अगर कहीं कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, क्योंकि यही मैथमेटिक्स की खासियत है। हम उसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं इस बात का, क्यों हम ये कट जाएगा 0 से 0 या फिर 10 2 जा और 10 3 जा, वैसे भी 2/3 आ गया। यहाँ पे भी कट रहा है, देखो ये 3 से कटेगा तो 7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये 2 से कटेगा 11 हो जाएगा और 15 आ जाएगा। सो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, आंसर इज क्या हो जाएगा, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 एंड 23/30। अगर हम चाहें तो उसको ऐसे भी लिखकर इस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम उसको यहीं पे छोड़ देते तो भी कुछ हद तक हमारा आंसर तो करेक्ट ही था, कुछ हद तक क्या पूरी तरह से करेक्ट था, बट मैथमेटिकली इसको और हम बाइफोकेट कर सकते थे, सिंप्लीफाई कर सकते थे, और हम उसको मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखेंगे हमेशा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। और ऐसे वो आपको और भी तरीके के फ्रैक्शंस दे सकते हैं और बोल देंगे कि इसके बीच में 6 फ्रैक्शन, 7 रैशनल नंबर, 8 रैशनल नंबर निकालो। तो अगर 8 पूछेगा तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उनके बीच में हम ऐसी अरेंजमेंट क्रिएट करके उनके बीच के रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, आते हैं देखते हैं कि क्या गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में। सो फाइनली गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, और यहाँ पर आपको पूछा गया है ट्रू और फॉल्स। साथ साथ में अभी आप बड़े हो गए हो, क्लास 9th में है, तो आपको उसका जस्टिफिकेशन भी लिखना है, उसका रीजन भी लिखना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, सो आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उस ट्रू और फॉल्स में। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। गाइस देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक, और वहीं ये हमारा नेचुरल नंबर है। और यहां से अगर हम देखेंगे सिचुएशन को 0 से, तो ये हमारा होल नंबर है। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि भाई होल नंबर 0 1 2 3 4 सब है, और नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से। सो नो डाउट हमारा इसका आंसर ट्रू होने वाला है। और उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, होल नंबर consists of all natural numbers along with zero, ओके। सो हमारा जो होल नंबर होता है वो सारे नेचुरल नंबर्स होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ में जीरो भी होता है। तो नो डाउट ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं। और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, शायद ये क्वेश्चन 3rd में गिवन है तो वहां पे देख लेंगे। और आपको बस मैं अंदाजा दे रहा था कि आप बहुत सारी चीजें ऐसे खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, और इन सारे सेट को, इस पूरे नंबर को, नेगेटिव पॉजिटिव अलोंग विद जीरो को इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, सो आप वहां से खुद क्वेश्चन बना सकते हो
कि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं क्या, सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं क्या, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर है क्या, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स है क्या। आंसर ट्रू है फॉल्स है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगर आपके पास आइडिया रहेगा तो आप ट्रू बता दोगे और उसका जस्टिफिकेशन दे दोगे। अगर आपको पता होगा कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स लिख के उसका जस्टिफिकेशन दे दोगे। आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि गिवन क्वेश्चन ट्रू है कि फॉल्स है, आप उसको कलेजे पे लेके चलना सीन नहीं होना चाहिए। आपको बस आइडिया पता होना चाहिए ताकि आप इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन लिख सको और ऐसे आप खुद भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। और अब हम आ चुके हैं सेकंड वाले ट्रू और फॉल्स पे, देखते हैं वहां क्या गिवन है हम लोगों के लिए। ओके, सो सेकंड वाला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो गाइस, अब देखो वो लोग वही बात पूछ रहे हैं और आपको सामने वापस वैसे ही कुछ क्वेश्चन आ गया। वो बोल रहे हैं कि सारे इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं क्या। अरे नहीं भाई, होल नंबर तो खाली इतने हैं, देखो ये वाले यहां से जो जाने वाले हैं वो होल नंबर है, पर इंटीजर्स तो ये सब भी हैं। इसका मतलब साफ है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स consists of all negative numbers, 0 and positive numbers। ओके, सो जो हमारे इंटीजर्स है वो सारे नेगेटिव, देखो यहाँ पे मैंने कंसिस्ट लिखा है, यहाँ पे आप कलेक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हो। इंटीजर्स आर कलेक्शंस ऑफ, थोड़ा सा इंग्लिश वहां पे चेंज हो जाएगा। सो बात एक ही है कि भाई जो इंटीजर्स है वो सारे नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के साथ में है, बट होल नंबर आर कलेक्शन ऑफ जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। वो खाली जीरो और पॉजिटिव होगा, बट इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर क्या जाएंगे। यानी इंटीजर्स एक बड़ा सेट है और आप बोल रहे हो कि सारा होल नंबर, जो सारा होल नंबर है वो इंटीजर्स ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, सो गाइस आपके पास जो ये जस्टिफिकेशन है ना, ये आप अपने तरीके से भी कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको आइडिया पता है तो आप आपके टीचर्स द्वारा कुछ लिखाया गया होगा वो भी फॉलो कर सकते हो। मैं लिखा रहा हूं, ये भी ऑलमोस्ट सब कुछ करेक्ट ही है। आपके टेक्स्ट बुक्स के पीछे भी कुछ आंसर गिवन होता है, वो भी सही ही रहता है। सो बट यहाँ पे मैं आपको कोई जबरदस्ती कहीं से याद की हुई चीज नहीं लिखाना चाहता हूँ। एक आइडिया के साथ उसको आप कैसे बेसिक इंग्लिश के साथ यहाँ पर लिख सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और फाइनली गाइस हमारा थर्ड ट्रू और फॉल्स, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। गाइस वो कह रहे हैं कि जो सारे रैशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर हैं। अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है, 3/4। क्या ये एक कंप्लीट नंबर होगा? कभी नहीं होने वाला है गाइस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। ओके, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अब आप एक एग्जांपल दे दो मैं यहाँ पे, सिंपल सा, 3/4 इज नॉट अ होल नंबर। ओके, इट इज अ रैशनल नंबर। 3/4 एक रैशनल नंबर है बट एक होल नंबर नहीं है। प्यारा सा एग्जांपल दे दो। और भी एग्जांपल थे हमारे पास, 2/5। 2/5 क्या है? इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट अ होल नंबर। सो इसके लिए हमारा स्टेटमेंट थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट वाला ट्रू था, सेकंड वाला फॉल्स है, थर्ड वाला फॉल्स है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आपने हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा होगा तो ऐसे ट्रू और फॉल्स खुद भी आप 10, 20, 50 खुद से क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है नई वाली एनसीईआरटी की बुक के एस्पेक्ट से। और अब हम मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक्स अ लॉट, प्लीज।